भारत में यूजीसी को लेकर विरोध किया जा रहा है, उन्हीं के लेकर पे बात करेंगे। फिर तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपको बहुत बहुत बधाई एवं धन्यवाद जो युवा पीढ़ी के आवाज़ को उठा रहे हैं और जनता तक पहुंचा रहे हैं इस बात को। 1947 में देश आज़ाद हुआ, 1956 में इसे इसको लाया गया है। अब इसमें ओबीसी को जोड़ा तो कहीं स्वर्ण रोग बोला जाए तो जो वो लोग विरोध कर रहा है, तो उसको देख के क्या कहना चाहिएगा? देखिए, सबसे पहली बात है कि इस कानून का जो लोग विरोध कर रहे हैं वह समाज के तो विरोधी के साथ साथ वैसे लोग देश के विरोधी भी हैं। क्योंकि अगर आप इतिहास उठा करके देखेंगे भारत का और इतिहास उठा करके देखिए यूरोपियन कंट्री का और जितने भी वेस्टर्न कंट्री हैं, यूएसए वगैरह को ले लीजिए, तो भेदभाव हर तरीके से कहीं ना कहीं हर कंट्री में अपने अपने स्तर से है। कहीं कम है, कहीं ज़्यादा है, कहीं जाति के आधार पर है, कहीं रंग भेद के आधार पर है। अब जैसे देखिए अफ्रीका में भी भेदभाव बहुत है, वहाँ भी आजकल जादू टोना तंत्र मंत्र में डूबा हुआ देश है। भारत भी है। भारत में हम एक आदमी को बताना चाहेंगे, एक आदमी का इतिहास जो चलते आ रहा है। इस देश के अंदर गौतम बुद्ध ने इस बात का पुरजोर विरोध किया, जो वर्तमान सामाजिक व्यवस्था था जातीय भेदभाव और छुआछूत को लेकर के। वो नेपाल के रहने वाले क्षत्रिय समाज से आते थे, राज परिवार से। जब वो इस दिशा में कदम बढ़ाए और मुखर रूप से विरोध किए कि सभी इंसान हैं, सबों को समान अधिकार है और सब समतामूलक समाज के इंसान हैं हम लोग, तो जो उस समय के जातिवादी विरोधी लोग थे, जातिवादी मानसिकता सोच के इंसान थे, उन्होंने गौतम बुद्ध का बायकॉट किया। जबकि वो खुद क्षत्रिय समाज थे, उस चीज़ को वो देखे कि हमारे समुदाय के लोग, हमारे सत्तासीन परिवार के लोग किस तरह से दमन करते हैं, उत्पीड़न करते हैं आम लोगों का। एक दूसरी कैटेगरी में आप आइए सावित्रीबाई फुले को लेकर के। सावित्रीबाई फुले जाति से पिछड़े समाज से आती थी, महाराष्ट्र की रहने वाली। जब उन्होंने दलित और पिछड़े के बच्चों को और लड़कियों को खास करके जब शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने लगे, उन्हें शिक्षा देने लगे, तो उस समय के जो समाज में डोमिनेंट कास्ट थे या तो जो पॉलिसी मेकर कास्ट थे, वो लोग उनको तरह तरह से अपमानित किया केवल जाति के नाम पर। आज अगर आप कोई लड़की को पढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो उसको महिला सशक्तिकरण का नाम दिया जाता है। लेकिन जब उस समय वो महिला को पढ़ाने का प्रयास कर रही थी और बहुजनों के बच्चों को पढ़ाने का प्रयास कर रही थी, तो उस समय मानव मलमूत्रों के द्वारा, गाय के मलमूत्रों के द्वारा तरह तरह से कीचड़ फेंक करके उनको प्रताड़ित किया गया, अपमानित किया गया। उनके घर में निजी जीवन में दखल अंदाजी दे करके, उनके ससुर को भड़का करके, क्योंकि समाज में 99% लोग समाज के ही तरह से चलते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो समाज में बुराइयों के खिलाफ लड़ पाते हैं। वैसे महिला में से वो थी और उनके पति ज्योतिराव फुले जी। उसके बाद आप आइए, इस दंश को झेलते झेलते भारत में 1990 तक आया। बिहार के अंदर कर्पूरी ठाकुर हुए, जो 1978-79 में ही जब मुंगेरी लाल कमीशन लागू किया गया, आरक्षण दिया गया। बिहार भारत का पहला राज्य है जो सरकारी संस्थानों में, नौकरियों में तरह तरह से जो भी नियमावली था उसके गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए सवर्ण समुदाय को भी उस समय वो 3% आरक्षण दिए थे, गरीब समुदाय को। उस समय यही जो तथाकथित जाति जो अपने आप को समझते हैं कि हमको कॉपीराइट मिला है उत्पीड़न करने का, उस समय एक नारा देते थे और कर्पूरी जी को गाली देते थे कि यह आरक्षण कहाँ से आई, कर्पूरिया के माई भी आई। उसके आगे जब आप कारवा बढ़ाते चलते हैं तो 1990 में जब बीपी सिंह की सरकार बनी केंद्र सरकार में, तो उस समय बहुजनों का एक मूवमेंट ऑल इंडिया लेवल पर धीरे धीरे चल रहा था। उन लोगों के द्वारा जो चीज़ों को सुधार करना था, तो 27% ओबीसी रिजर्वेशन लाया गया। वो भी क्षत्रिय समाज से थे और वो देश के प्रधानमंत्री बने। तो उस समय के भी जो सवर्ण समुदाय के लोग हैं, जो जिनके अंदर सामंती सोच है, वो बीपी सिंह का भी विरोध किए थे। लेकिन लोगों को अधिकार मिला। और 1990 के पहले भारत के विकास दर को देखिए, 1990 के बाद भारत के विकास दर को देखिए, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, इंडस्ट्री हो, या जितने भी प्रकार के जो रिवोल्यूशन आए हैं इंडिया के अंदर, 1990 के पहले विकास गति के भारत को देख लीजिए और अभी के विकास गति को देख लीजिए कि कितना, जब बहुजनों के बच्चे मुख्य धारा में आए तो समाज में कितना परिवर्तन आया। उसका एक दौर आया फिर 2006 में। तत्कालिक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके थे अर्जुन सिंह, अब इस दुनिया में नहीं है। वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय को जब जिम्मेवारी संभालते हैं 2006 में, तो उन्होंने हायर एजुकेशन में रिजर्वेशन, हायर स्टडीज़ में रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट किए थे 2006 में। जितने उच्च शिक्षण संस्थान हो, चाहे आईआईटी और मेडिकल्स में रिजर्वेशन दिए। उस समय उनके इतना मुखालपत हुआ कि बेचारे दोबारा फिर उनको मिनिस्टर बनने का मौका नहीं मिला। फिर उस समय सवर्ण समुदाय तरह तरह से उस आंदोलन में भाग लिए विरोध करने के लिए। अब एक दौर फिर अभी आया है 2006 के बाद। इतना जो ब्रेकिंग बता रहे हैं न्यूज़, ये सभी लोग क्षत्रिय समुदाय के ही लोग थे। जब आज 13 जनवरी 2026 को यह एक्ट के तौर पर लाया गया है, समता के संवर्धन, उच्च शिक्षण संस्थानों में समता संवर्धन के नियम को लागू किया गया। समता शब्द गौतम बुद्ध से ही लिया गया है। समतामूलक समाज का निर्माण का जो कल्पना था, आज धीरे धीरे सच्चाई की ओर बढ़ रहा है। इनके भी जो ड्राफ्टिंग कमेटी जो बनी थी, ये कमेटी इस यूजीसी एक्ट को लेकर के, उनके चेयरमैन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो भी दिग्विजय सिंह। वो भी क्षत्रिय समाज से, सवर्ण समुदाय से आते हैं।
उस कमेटी के चेयरमैन थे और उन्होंने तमाम तरह की शिकायतों को उन्होंने देखा परखा और उनको लगा होगा कि यह हद से ज़्यादा हो रहा है देश के लिए, अब कम से कम इन चीज़ों को परहेज किया जाना चाहिए, रोकना चाहिए, तब इस टाइप का एक्ट को लागू किया गया। क्योंकि उत्पीड़न जो है वो केवल SC ST का नहीं हो रहा है, वो OBC का भी हो रहा है, वो महिलाओं का भी हो रहा है, वो चाहे महिला किसी भी कम्युनिटी से आती हो। आज भी भारत का यह हकीकत है कि अगर सवर्ण के भी महिला हैं तो उस समय आज भी, अगर आज से 40 साल 50 साल पहले चला जाइए, सवर्ण समुदाय का ऐसा सोच था कि हम खाने पीने से सुखी संपन्न हैं, मेरे पास पर्याप्त जगह ज़मीन है, हमारी बहू बेटियां घर से बाहर नहीं जाएगी। तो उनके यहाँ भी शिक्षा का ग्राफ उसी रेशियो में कम था जितना उन लोगों का पुरुषवादी सोच हावी था, वो अपने महिलाओं को जाने नहीं देती थी पढ़ने के लिए। तो वो चीज़ें महिलाओं के साथ, चाहे वो किसी कम्युनिटी की महिला हो, वो भेदभाव यूनिवर्सिटी में होता है, उसमें कोई दो मत नहीं। इसमें दिया गया है एक्ट दिव्यांगों के साथ। अब दिव्यांग किस जाति के हैं उससे कोई लेना देना नहीं है। उसमें दिया गया जन्म स्थान से संबंधित, कोई तमिलनाडु है अगर उसके क्षेत्र का मजाक उड़ाता है, कोई नॉर्थ ईस्ट का आदमी है, जैसे आप लोग देखते होंगे समाज में इस टाइप का परिकल्पना डाल दिया कि वो लोग सब चाइनीज है। और एक मंत्री थे अभी अरुणाचल के, वो दिल्ली में स्पीच भी दे रहे थे, वो बता रहे थे अपने बारे में कि हमारे बारे में या हमारे एरिया के बारे में लोग क्या सोचते हैं। तो अगर आप उसको एरिया के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर अगर डिस्क्रिमिनेशन करते हैं तो वो कानून उसके ऊपर भी लागू होता है। तो जातीय भेदभाव केवल उसमें पिछड़ा वर्ग को जोड़ दिया गया है। इससे सवर्ण समुदाय के लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। अगर आप इस टाइप के कारनामा नहीं करते हैं या आपके बच्चे नहीं करते हैं तो आपको डर होना नहीं चाहिए। हजारों लाखों केस SC ST एक्ट का हुआ होगा कोर्ट में, थाना में, बाई चांस किसी न किसी तरीक़े से FIR दर्ज हो जाता है। लेकिन आप बता दीजिए, जो लोग इस बात का आरोप लगाते हैं कि कितने SC ST एक्ट का फाइनल जजमेंट हुआ है और उस पर कार्रवाई हुआ है, दोषी साबित हुआ है, वो मामला दम तोड़ देता है। वहाँ जाकर के वो राइट्स जो उसको मिला हुआ है वो न्यायालय में जाकर के भी अपना अधिकार नहीं ले पा रहा है। जजमेंट का जो प्रोसेस है यहाँ कोर्ट का जितना कष्टदायक है तारीख पर तारीख, कि वो आदमी सोचता है कि चलो हम गाली सुन लिए, मेरे लिए इतना ही है। अब वो भी केस करने वाला भी आदमी थोड़ा डर जाता है क्योंकि वो भी परेशान होता है इस केस में अपने चीज़ों को बरी होने से, तो वो भी सहम जाता है कि अब नहीं करना है। लेकिन अगर फर्जी मुकदमा हुआ होगा तो एक भी बता दे कि जिसको पनिशमेंट मिला है, कोर्ट से सजा मिला है, हाई कोर्ट से सजा मिला, ऐसा केस रेयर खोजने के बाद 2-4 भी आप नहीं ला पाइएगा। दहेज प्रथा का भी हजारों केस हुआ है, उसमें भी बहुत सारे फर्जी हैं, सजा तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। तो केस होना और उसको सजा मिलना, अगर केस होने से ही सजाबार हो जाता है इंसान तो फिर कोर्ट का जरूरत नहीं है, केवल FIR लिखा देने से हो जाता। इसमें भी ये जो कमेटी बनी है, समता संवर्धन कानून जो बना है UGC के लिए, उसमें कि अगर आप जो कमेटी बनेगी उसके चेयरमैन होंगे उसके प्रिंसिपल, उस जो संस्था प्रमुख है, अगर यूनिवर्सिटी लेवल पर है तो उसके वाइस चांसलर होंगे, अगर कॉलेज लेवल पर मैटर है तो उसके प्रिंसिपल्स होंगे, डायरेक्टर्स होंगे, या जो भी जिस संस्था में जिस टाइप का पोस्ट होल्ड करते हैं लोग मैनेजमेंट व्यवस्था का, वो होंगे। पूरे भारत के अंदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो या गवर्नमेंट द्वारा फाइनेंस यूनिवर्सिटी, उसके हेड का आप नाम निकाल लीजिए। 99.99% लोग सवर्ण जाति समुदाय से बिलोंग करते हैं। तो जब संस्था के प्रमुख ही उस पोस्ट पर हैं और वो उसके पदेनाध्यक्ष होंगे, जो कमेटी बनेगी समता संवर्धन के लिए वो उसके कमेटी के चेयरमैन होंगे, उसके हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो होंगे या उस संस्था के प्रमुख होंगे वो। दूसरा बात, भारत सरकार के द्वारा मनोनीत एक सदस्य होंगे जो उस कमेटी में सचिव के तौर पर काम करेंगे। तो भारत सरकार के बड़े बड़े पोस्ट होल्ड करने वाले तो सभी सवर्ण समुदाय के लोग, तो उसके द्वारा जो कमेटी मेंबर्स बन भेजे जाएंगे उसमें सचिव के तौर पर, तो वो भी सवर्ण समुदाय के लोग होंगे। प्लस में 3 वरिष्ठ उसमें उस प्रोफेसर्स होंगे। तो जब प्रोफेसर आप देख लीजिए, JNU हो, DU हो, जादवपुर यूनिवर्सिटी हो, चाहे बिहार के अंदर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है या देश के तमाम हिस्सों में जो यूनिवर्सिटी है, उसमें OBC और SC ST के प्रोफेसरों का सीट खाली ही पड़ा है। तो जब उसमें कोई उस टाइप का मनसा नहीं है आपका गलत करने का, तो ऑलरेडी उसमें सारे लोग फेवरेबल माहौल तो आप ही के प्रति है। जब कमेटी भी बनेगा तो फिर कैसे आपको पनिशमेंट मिल जाएगा? अगर गलती से वो पनिशमेंट दे दिया तो वो लास्ट डिसीजन नहीं है, 30 दिन तक अपील करने का अधिकार दिया है। अगर आप उससे खुश नहीं हैं उसके डिसीजन से, उस कमेटी के डिसीजन से, तो उसके लिए न्याय मित्र का व्यवस्था किया है जो आपको लीगल सपोर्ट देगा, एडवाइस करेगा कि आपके साथ अगर गलत हुआ है तो कैसे इस चीज़ को कैरी ऑन करना है, इसको आगे कैसे लड़ना है। तो जो इतने तरीके से चीज़ों को बाइंडिंग किया हुआ है उसमें, तो अगर आप उस मेंटेलिटी के हैं नहीं तो आपको डरना नहीं चाहिए। ऐसे में जनरल कैटेगरी का जो भी है वो लोग ये भी कह रहा है कि हमारे साथ तो माने कि उसमें OBC उसमें पहले नहीं था, अब OBC को भी जोड़ दिया गया है, अब तो हमारे साथ तो बहुत भेदभाव कर रहा है। तो ऐसे में हम जानना चाहेंगे कि UGC है क्या? देखिए, UGC एक्ट 2026 के अंतर्गत जो लाया गया है, UGC एक्ट के
1956 में गठन हुआ था। ये यूनिवर्सिटी के रेगुलेशन को कंट्रोल करता है, ये नियमावली तैयार करता है, उसके मापदंड को बनाता है, कानून बनाता है, नीतियाँ तय करने वाली संस्था है यूजीसी। किसी भी कॉलेज में किस नियमावली के तहत क्या कार्यक्रम चलाया जाएगा, कौन सा कोर्स के लिए वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉलो करता है कि नहीं, ये सब तय करने वाले यूजीसी है। इतने दिनों तक चला आ रहा है मामला, लंबे समय से 1956 से लेकर के आज तक कई ऐसे केसेस आए हैं जहां पर उसको वंचित करने का काम किया जाता है ओबीसी के छात्रों को, एससी के छात्रों को। जैसे आप देख लीजिए, रोहित वेमुला का केस है, वो एक स्कॉलर था, उसके साथ स्कॉलरशिप फंडिंग जो उसको मिलना चाहिए नहीं मिला, उसके कारण बेचारा वो आत्महत्या कर लिया। कई लोगों का पीएचडी रुका हुआ है 2 साल 3 साल 4 साल से, उसके थीसिस को ही पास नहीं होने देता। वहाँ फिजिकली टॉर्चर अब कॉलेज में शायद ही कहीं रहा होगा, धीरे धीरे वो खत्म हो रहा है। जैसे जैसे लोग जागरूक होंगे तो उस चीज़ के लिए खुद संघर्ष करेंगे, और जहाँ संघर्ष स्टार्ट होगा तो उसका मुक्ति भी है। संघर्ष ही मेन मुक्ति का कारण है वर्तमान परिदृश्य में जो सोशल स्ट्रक्चर है अपने देश का। तो उस कंडीशन में जो सवर्ण लोग आरोप लगा रहे हैं कि हमको इससे दिक्कत है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एससी एसटी एक्ट ओबीसी के ऊपर भी लागू होता है। हम ओबीसी समाज से बिलोंग करते हैं, हजारों घटनाएं रोज घट रही है, दलित के लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, तो वो मेरे ऊपर भी हो सकता है। अब इसमें जुड़ गए हैं पिछड़ा, तो उनको दिक्कत पिछड़ा समुदाय से है, एससी एसटी से नहीं है। पिछड़ा समुदाय से इसलिए है कि आर्थिक रूप से थोड़ा सा बेहतर एससी एसटी से पिछड़े समुदाय के लोग हैं। पिछड़ी जो जातियां हैं पिछड़े समुदाय के, उसमें से कुछ लोग संपन्नता की ओर बढ़े हैं, अभी हुए नहीं हैं, जस्ट बढ़े हैं। उनके घरों से भी अधिकारी पदाधिकारी होने लगे हैं। कल अगर उनके बच्चे जेएनयू में हो या डीयू में हो या देश के किसी भी हिस्से में अगर पढ़ेंगे, अगर उनके बच्चों के साथ भेदभाव किया जाएगा जातीय आधार पर, क्योंकि सब किसी का बैकग्राउंड तो जानता नहीं, हम जानते नहीं कि आपके रिलेशन में कौन कौन से लोग हैं, आप हमारे रिलेशन में नहीं जानते, आप हमको जानते हैं, लेकिन हमारे रिलेटिव्स कहाँ कहाँ ये बात आप नहीं जानते हैं, और बहुत क्लोज वाले लोग ही जान पाते हैं। लेकिन अगर पिछड़े समुदाय के लोगों के साथ अगर भेदभाव होता है तो ये थोड़ा सा आर्थिक रूप में और थोड़ा सा सामाजिक रूप में थोड़ा सा आगे बढ़ा है, उस कारण से उनको दबाना थोड़ा दिक्कत हो जाएगा इनके लिए। तो दिक्कत इस बात से है, एससी एसटी वालों के साथ बहुत ज़्यादा दिक्कत यह है कि इकोनॉमिकल रूप से बहुत कमजोर होते हैं। अपने घरों से वो बाहर जब निकलते हैं पढ़ने के लिए, तो बिहार जैसे राज्य या जो मिडिल क्लास या बॉटम क्लास के लोग हैं, उनके ऊपर अपने पारिवारिक जिम्मेवारी का निर्वहन करने का उत्तरदायित्व पहले से ही बन जाता है। मतलब जन्म लिया और ये लीडरशिप अपने बाप से अपने दादा से, मतलब खानदानी जो पेशा है उससे ले लेते हैं, क्योंकि इनके पास इतने इकोनॉमिकल फ्रीडम नहीं है कि वो 10 साल ऐशमौज करें आराम से, फिर सोचेंगे पढ़ाई में फेल्योर हो गए तो बिजनेस एस्टेब्लिश कर लेंगे, इतना उनके पास अपॉर्चुनिटी है नहीं। तो वो बेचारे और दबे हुए हैं, सप्रेस्ड, मैक्सिमम सप्रेस्ड क्लास है, तो वो डरे सहमे रहते हैं। इसलिए उनको रिजॉल्व कर लिया जाता है, उस इशू को सॉल्व कर लिया जाता है। लेकिन पिछड़े वर्ग में थोड़ा सा है रेसिस्ट करने का कैपेसिटी, तो इनको तो वो दबा नहीं सकेंगे। इसलिए उनको सबसे ज़्यादा कष्ट है इस बात से कि पिछड़े वर्ग को क्यों शामिल कर लिया गया। अरे भाई, जब आप जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे तो आपके पास मामला भी नहीं जाएगा, और मामला भी जाएगा तो पूरे कमिटी आपके फेवरेबल में रहेगा। क्योंकि कमिटी इसलिए फेवरेबल है क्योंकि जितने संस्था प्रमुख हैं 99.99% सवर्ण समुदाय के लोग हैं। एक हम आंकड़ा देते हैं इस बात को, जो बोल रहे हैं कि नहीं होते हैं, तो हम उसका यूजीसी के वेबसाइट से देख सकते हैं या गूगल पर आप सर्च कर सकते हैं कि कितने केसेस 2019 से 24 के बीच में किस किस साल हुआ है। 753 यूनिवर्सिटी से कंप्लेन है। टोटल 2019-20 में 173 केसेस आया है जातीय भेदभाव को लेकर के। 2020-21 में 182 कंप्लेंट्स हैं। 2021-22 में 186 कंप्लेंट्स है। 2022-23 में 241 है। 2023 और 24 में 378 कंप्लेंट। यानी कि जैसे जैसे विकास की गति, सामाजिक संरचना का जो सद्भावों के बीच लोगों का सम्मान से जीने का अधिकार बढ़ते जा रहा है, तो मामला उतना उजागर हो रहा है। तो जब देखिए जैसे जैसे साल बढ़ रहा है, मामला भी बढ़ते जा रहा है। टोटल जो केसेस हुआ है क्रिएट, 1160 कंप्लेन हुआ है 2019 से लेकर के 2024 तक। उसमें से 1052 मामला रिजॉल्व कर दिया गया है। 108 केसेस आज भी जो कास्ट आधारित भेदभाव है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। यानी कि टोटल समझ लीजिए जो कंप्लेंट्स का रेशियो जो था उसमें 90.7% को डिस्पोजल किया गया है। इतना मतलब चल रहा है धीरे धीरे मामला। उसके बाद ये लोग सवाल करते हैं कि नहीं हम लोग का है। अरे भाई, जब नहीं है तो इस कानून का आपको विरोध ही नहीं करना चाहिए। जिसके साथ होगा वो झेलेगा इस बात को। अगर हम ओबीसी में आते हैं, अगर हम किसी एससी के बच्चे को किए, किसी दिव्यांग का मजाक उड़ाए, किसी के जन्म स्थान को लेकर के मजाक उड़ाए हैं, तो वो मेरे ऊपर भी लागू होगा। इसमें डरने की क्या बात है। तो दिव्यांग मान लीजिए कोई भी कास्ट हो, किसी भी कास्ट से हो। दिव्यांग मतलब कोई कास्ट मेंशन नहीं है। दिव्यांग मतलब जो शारीरिक रूप से थोड़ा सा अच्छा में है, उसको दिव्यांग श्रेणी में रखा है। वो किसी कास्ट से, महिला वो किसी भी कास्ट की हो। अगर कोई साउथ इंडियन है, कोई नॉर्थ इंडियन है, कोई बिहारी है, या कहीं भी के लोग किसी का क्षेत्र का मजाक उड़ाया जाता है, तो उसके आधार पर भी है। वो किसी भी जाति से बिलोंग करता है, जिसमें डरना नहीं चाहिए। अगर हमारे कम्युनिटी के भी बच्चे हैं, हमारे बच्चे रहेंगे, तो उसके साथ ये कानून लागू होगा। तो ऐसे में क्या लगता है कि जो यूसीजी जो बिल जो आया है, तो ऐसे में कुछ पत्रकार भी तो ऐसे भी बोल रहे हैं कि आपके बेटी को आई लव यू बोल रहे तो एक्सेप्ट नहीं करे, तो उस पर भी इस तरह का अभी भी एससी एसटी एक्ट है। ये जो बात बोला जा रहा है कुतर्क वाला बात है। अभी भी एससी एसटी एक्ट है। वो यूनिवर्सिटी कॉलेज में तो छोड़ दीजिए, आप गांव घर में ही ले लीजिए।
कि कौन सा लड़का उसको आई लव यू बोल दिया और लड़की नहीं मानी तो SC ST वाले जाकर के केस कर दिए। SC ST तो जनरल केस है, वो केवल यूनिवर्सिटी में ही लागू थोड़ा, वो यूनिवर्सिटी के बाहर भी लागू है। तो कितने लोगों के इस टाइप का मामला है? क्या जो केस करने वाले लोग हैं SC ST में 18 साल 20 साल का लड़का नहीं है क्या? 22 साल का लड़का नहीं है SC ST में? 20-22 साल की लड़कियां नहीं है? हम किसी भी महिलाओं के प्रति नकारात्मक सोच नहीं रखते हैं, लेकिन इस तरह का कुतर्क वाला जो बात बोला जा रहा है तो हम बता रहे हैं कि ये मामला तो यूनिवर्सिटी के बाहर भी लागू हो सकता है। तो कहाँ एक केस ऐसा बताइए कि इस टाइप का हुआ है, उसको पनिशमेंट हुआ है या लड़की को मजबूरन उसके बातों को मानना पड़ा है? ये बेबुनियाद और कुतर्क वाला बात, इसमें कोई तर्क नहीं है। तो क्या लगता है कि जिस प्रकार से जनरल जो होता है कि जिसको बहका रहा जनरल कैटेगरी का, तो उन लोगों को क्या कहना चाहिए आपके द्वारा? देखिए, जनरल कैटेगरी वाले के बारे में बात करते हैं। मैं स्टार्टिंग अभी जो बात आपसे करना स्टार्ट किए तो हम बात किए जितने भी महापुरुष का, चाहे वो BP सिंह हो, गौतम बुद्ध हो, चाहे अर्जुन सिंह हो या दिग्विजय सिंह हो, ये सभी क्षत्रिय समुदाय से बिलोंग करते थे, सवर्ण समुदाय से आते। उनका दिल बड़ा था, देश के प्रति उनका सोच बढ़िया था, नजरिया बढ़िया था, इसलिए वो तो सवर्ण होकर के ऐसा किए। एक कमेटी के बारे में और हम आपको बताते हैं, काका कालेलकर कमेटी गठित हुई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय देश के प्रधानमंत्री थे। जो OBC रिजर्वेशन का आधार जो बनाया गया, जो स्टडी का जो 27% और 52% जो जनगणना का लिया गया था, काका कालेलकर भी ब्राह्मण थे। उन्होंने इस चीज़ को लागू किया था कि इतने तरह का भेदभाव और जातीय ग्रस्त व्यवस्था में इतने लोग इस चीज़ से वंचित हैं, शिक्षा से, नौकरियों से। उसी के रिपोर्ट के आधार पर मंडल कमीशन उसको कंटिन्यू किया था, उसी को बेस माना था। तो वो भी तो ब्राह्मण समुदाय के लोग थे। तो जो देशवासी हैं, जो देश जिसका देश के प्रति प्रेम है, जिसका इस देश के अंदर कोई भी प्रकार का भेदभाव नहीं रखता है, मानव समझता है, वो सभी लोग इस कानून का सपोर्ट करते हैं। और जो देशद्रोही विचारधारा के आदमी होंगे, राष्ट्र विद्रोही होंगे, जो भारत का भला नहीं चाहते होंगे, वो लोग इस कानून का विरोध करेंगे। अब जैसे इसका एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं, अमेरिका में रंग भेद है, वहाँ गोरे और काले में लड़ाइयाँ चलती है। बराक ओबामा वहाँ के प्रेसिडेंट बने। डोमिनेंट जो आबादी है वहाँ पर आज भी शासन सत्ता में डोमिनेंस गोरे लोगों का है, लेकिन वहाँ गोरे लोग ही खड़े हैं काले लोगों के समर्थन में कि नहीं, हमारे देश में इस तरह की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आप उसका छोटा सा एग्जाम्पल देखिए, इस मोबाइल का आविष्कार कौन किया, हम आप आम आदमी नहीं जानता। यह मोबाइल यूरोपियन कंट्री में बना, USA में बना, कहाँ बना नहीं पता, लेकिन यह कोई तो है विद्वान बनाने वाला। ये किस जाति से है ये हमको नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम, लोगों को नहीं मालूम। इसको जो पढ़ते हैं टेक्निकल लोग वो जानते हैं, इसके बारे में फंक्शन को समझेंगे। लेकिन इस टेक्नोलॉजी से पूरे वर्ल्ड को फायदा है, इस मोबाइल का बेनिफिट ले रहा। अब ट्रैक्टर का जो आविष्कार हुआ है वो किस जाति के लोग थे नहीं मालूम। सिंचाई से संबंधित जो मसला मशीन है, जैसे ट्यूबवेल, पंप सेट, उसका आविष्कारक कौन है कोई नहीं जानता। लेकिन हर घर में आज पानी का यूज किया जा रहा है, ट्यूबवेल से सिंचाई में प्रबंधन किया जा रहा है, ट्रैक्टर से खेत जुताई हो रहा है। आला का आविष्कार कौन किया पता नहीं, किस जाति किस धर्म के लोग हैं, उसका इलाज तो सबों के साथ हो रहा है। तो इस तरह के सोच जिसका नहीं है, जो केवल अपने वर्चस्व और अपने जाति को लेकर के कुंठित है, वैसे लोग इस कानून का विरोध करेंगे। और जो मानवतावादी है, भारत के प्रति सच्चा प्रेम रखता है कि यूनिवर्सिटी में कोई भी दलित का बच्चा आविष्कार करे, कोई भी अल्पसंख्यक का बच्चा आविष्कार करे, वो देश और पूरे दुनिया में विज्ञान को फैलाएगा, टेक्नोलॉजी को फैलाएगा, उसके हाथों में लीडरशिप होगी, तो हमें इस बात का गर्व होगा कि ये हमारे देश के लोग हैं। और जो सवर्ण हिंदू समुदाय के लोग मुसलमानों को NRC, CA, 3 तलाक, वक्फ बोर्ड, तमाम तरह के चीज़ों को लेकर के पाकिस्तान और आतंकवादी घोषित कर रहे थे, आज उसे आमंत्रित कर रहे हैं कि तुम हमारे भाई हो, इस मामला में आकर के हमारे साथ खड़ा रहो। और जो ये लोग तथाकथित हिंदू बन चुके थे और जय श्री राम का नारा लगा करके जय बजरंगबली कर रहे थे और जय महाकालेश्वर और मंडलेश्वर घूमते फिर रहे हैं, इन सब लोगों का बाइकाट करने में लगे हुए। अभी विरोध करने वाले कोई पाकिस्तानी और चाइनीज नहीं आया है, अभी तो कौन विरोध कर रहा है इस बात का। जब हम वैसे सप्रेस्ट क्लास के लिए कानून लाया कि सप्रेस्ट के बच्चे भी आगे बढ़ेंगे और देश को गौरवान्वित करेंगे, तो ये देशद्रोही और विद्रोही लोग जो हैं अभी देश के कानून का विरोध कर रहे हैं। कल तक इसको हिंदू हृदय सम्राट घोषित कर रहे थे मोदी जी को, आज मोदी जी को देख रहे तमाम तरह के जातिवादी गालियां दी जा रही है, तेली का देखने से जतरा खराब हो जाता है, ऐसा ऐसा पोस्ट है। ये वही अछूत लोग हैं जो इस मानसिकता के साथ ग्रसित हैं और ऐसा ऐसा कमेंट कर रहे हैं। तो उन लोगों को इस बात को सोचना चाहिए और हमारे बहुजन के युवा को भी सोचना चाहिए कि ये जाति और धर्म में कुछ नहीं रखा हुआ है। हम लोगों को प्रोग्रेसिव बनना चाहिए, एजुकेशन सबके लिए है, एजुकेशन में बढ़ावा सबों को मिलना चाहिए, जिससे एक विकसित समाज का निर्माण होगा और विकसित विश्व का निर्माण होगा, जिससे एक प्रयोग से सभी लोग लाभान्वित होते हैं। हमारे भी बच्चे कुछ से कुछ आविष्कार करेंगे, वहाँ जाकर के बड़े बड़े यूनिवर्सिटी और रिसर्च में उसका बेनिफिट सभी लोग लेंगे, कोई जाति और बंधन उसमें नहीं रहेगा। ऐसे में कहीं विरोध भी हो रहा है कि इसको आपस रहना चाहिए, क्या लगता है आपको क्या लगता है कि इसको आपस रहना चाहिए या तो फिर इसको बढ़ा चढ़ा कर उसको और आगे बढ़ाना चाहिए? देखिए, ये तो सरकार के हाथों में है। सरकार अभी जिस तरह से पूर्ण बहुमत में चल रही है वो तो सरकार का नजरिया है कि क्या देखेगा, उसको वापस लेगा या पीछे लेगा। लेकिन हम बहुजन के युवा को बोलना चाहते हैं कि अगर इस टाइप के कानून अगर 2026 में भी
वापस हो जा रहा है, जो आपके हितों के लिए एक कानून बना है और वापस हो जा रहा है, तो ऐसे सरकार को आप लोगों को उखाड़ करके फेंक देना चाहिए, जन आंदोलन होना चाहिए। क्योंकि हमारे लोग तो आज भी ठेला रिक्शा चला रहे हैं, यूनिवर्सिटी में तो पहुंच ही बहुत कम लोग पा रहे हैं, और जो पहुंचने के बाद आप स्वच्छंद तरीका से निकल सकते हैं यूनिवर्सिटी से, वो दरवाजे भी आपके लिए बंद किया जा रहा है। तो आपको विद्रोह का बिगुल फूंकना चाहिए, जाति और धर्म छोड़ करके।